हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करें दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें हर बार हमारे पुराने छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह रहे थे दोस्तों कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाइए, और मैं आपके बीच में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हर बार आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते रहते हैं वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और हम बात करेंगे दोस्तों जो आपके पेपर में आए हैं उसमें से जो मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्या आपके पेपर में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, तो यही आपको यहाँ पे हम बताएंगे दोस्तों, और अच्छे से आपके बीच में हम तैयारी करने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ हम चर्चाएं भी करेंगे दोस्तों, और अच्छे से आपको आगे बढ़ने की कामना भी करेंगे। तो दोस्तों में चैनल में आप नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता है दोस्तों। अच्छे से हम लोग आपके बीच में तैयारी करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, जिससे कि जो पेपर है वो उसको हम कैसे क्रैक करेंगे वो अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ के क्रैक करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम आपके पेपर की तरफ यानी कि प्रश्न की तरफ, और प्रश्न में किस तरीके से क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा, और प्रश्न में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पहला प्रश्न है आपका कि किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को यानी कि जो राजनीतिक चिंतन किया है, जो राजनीतिक चिंतन है राजनीति को अद्वितीय विज्ञान यानी कि मास्टर ऑफ साइंस कहा था। यानी कि कौन से हमारे वैज्ञान यानी कि कौन से हमारे महोदय थे जिन्होंने राजनीति चिंतन जिन्होंने बताया है कि राजनीति को अद्वितीय विज्ञान यानी कि मास्टर ऑफ साइंस कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? प्लेटो जी ने कहा था, या फिर अरस्तू जी ने कहा था, या लास्की जी ने कहा था, या हॉब्स। तो आपका सही आंसर होगा अरस्तू जी। तो ये आपका अरस्तू जी ने कहा था कि मास्टर ऑफ साइंस ने राजनीति को अद्वितीय विज्ञान कहा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया कि निम्नांकित में से किसी देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना गया था। यानी जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना गया था वो कौन से किसी एक को चुना गया था, यानी किस देश को। तो किस देश को चुना गया था ना कि किसी देश में जो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना गया था, वो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ए राजनीतिक दल को चुना गया था, या संसद को चुना गया था, या फिर सेना को चुना गया था, तो या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, जो आपका सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी में आएगा, यानी उपरोक्त सभी में। तो ये आपका हो गया, यानी कि राजनीति तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जो किसी एक देश को चुना गया था, यानी किसी एक को चुना गया था, इसमें देश नहीं है, किसी एक को चुना गया था जो किसी देश के लिए था। तो वो था राजनीतिक दल भी था, आपका संसद भी था, और सेना भी था। ये तीनों आपके लिए यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना गया था। फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस राजनीति विज्ञान ने यानी कि किस राजनीति वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है जो आधिकारिक मूल्य आवंटन के रूप में, यानी कि राजनीति को जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन था उसे उस जो था वो परिभाषित किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था? तो लास्की जी ने किया था, या फिर बेंथम जी ने किया था, या फिर आपका डेविड ईस्टन जी ने किया था, या फिर आपका हरमन फाइनल जी ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेविड ईस्टन जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डेविड ईस्टन जी ने किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें जो लास्की जी हैं ये सीधा आपको यहाँ पे आवंटन के लिए नहीं बताया था, उन्होंने को दूसरा आपको बताया था। बेंथम जी भी इसी तरीके से। तो डेविड ईस्टन जी ने आपको जो राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया वो डेविड ईस्टन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों कि सर्वप्रथम किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सर पे आपका यहाँ पे बताया था हमने कि सर्वप्रथम किस चिंतक ने, चिंतक का मतलब महोदय जी हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पे बताएंगे तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था। जो तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था वो कौन से महोदय जी हैं? अरस्तू जी हैं नंबर ए, बी नंबर सुकरात जी हैं, सी नंबर बेंथम जी हैं, या फिर डी नंबर प्लेटो जी हैं। तो जो आपके सर्वप्रथम यानी कि जो चिंतक यानी तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था वो हैं आपके अरस्तू जी। कौन है? अरस्तू जी आपको ये तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था। ये चिंतक मैंने कि तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था सर्वप्रथम अरस्तू जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विशेष क्षेत्र में आता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है कि जो इसमें से निम्नलिखित बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है और एवं सरकार के विशेष क्षेत्र में आता है। तुलनात्मक राजनीति का और सरकार के क्षेत्र में ये आते हैं, वो कौन सा है दोस्तों। इसमें ए नंबर बताया गया है कि राजनीतिक अनुभव। राजनीतिक अनुभव का मतलब होता है कि राजनीतिक, यानी कि जो राजनीति करता है, राजनीति से अनुभव है होता है, यानी कि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति का अनुभव आपके अंदर हो तो ये। या फिर आपका आता है राजनीतिक संस्थान। तो राजनीतिक संस्थान का मतलब है जो राजनीतिक संस्थान, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेसमेंट बनाया गया है तो उसको संस्थान बनाया गया है। सीधे आपका विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें आपके कौन से हैं ऑफिस जो होते हैं, ये आपके होते हैं राजनीतिक संस्थान के अंदर। सी नंबर आता है राजनीतिक व्यवहार। राजनीतिक व्यवहार में आपके आते हैं दोस्तों, जिसका जो राजनीतिक व्यवहार में आ जाए कि आपका व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, तो ये व्यवहार के अंतर्गत। तो इसमें से जो आपका तुलनात्मक राजनीति में आते हैं, ये आते हैं उक्त सभी में, यानी उपयुक्त सभी, ये तीनों ये आपके इस विषय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तुलनात्मक राजनीति में सरकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजनीति किस भाषा से निकला था। जो राजनीति है वो किस भाषा से निकला था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ए नंबर आता है ग्रीक शब्द में, बी नंबर रोमन शब्द में, सी नंबर लैटिन शब्द में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका आता है कि जो राजनीति भाषा है वो ग्रीक शब्द से निकला था, ना आपका रोमन अंक से निकला था, ना ही लैटिन भाषा से निकला था। तो ये आपका जो निकला था वो ग्रीक शब्द से निकला था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो निवेश निर्गत है, निवेश निर्गत उपागम, ये किस महोदय जी के द्वारा विकसित किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डेविड ईस्टन जी, यानी कि डाहल जी भी हैं, लासबेल जी हैं, लेकिन जो निवेश निर्गत उपागम का जो विकसित किया था वो डेविड ईस्टन जी के द्वारा ये विकसित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि स्पिरिट ऑफ लाज, बहुत ही मोस्ट है कि स्पिरिट ऑफ लाज किसकी रचना है। तो ये मॉन्टेस्क्यू जी के द्वारा था, या फिर आपका रूसो जी के द्वारा था, या फिर जॉन लॉक के द्वारा था, या वाल्टेयर। तो 1748 में 21 वर्ष के शोध में ये आपका स्पिरिट ऑफ लॉज हुआ था, वो मॉन्टेस्क्यू जी के द्वारा था। ये क्या कब हुआ था, 1748 ईस्वी में, और ये हुआ था आपका 21 वर्ष शोध के बाद, यानी कि 21 साल के बाद ये रचना हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरस्तु जी ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अरस्तु जी ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था। तो नंबर ए आपका आता है 72, बी नंबर है 85, सी नंबर है 150 और डी नंबर है 158, यानी कि 158। तो आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा वो आपका 158 हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करेंगे। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विशेष क्षेत्र में आता है। अब उसके बाद में आता है जैसे निम्नलिखित में जो तुलनात्मक राजनीति अभी हमने आपको बताया था, अब इसमें आता है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये आपके कौन, इसके लेखक कौन है, यानी कि जेम्स ब्राइस जी हैं, या फिर आपके रॉबर्ट मिशेल्स हैं, या फिर जीन ब्लांडली हैं, या हरमन फाइन हैं। तो सही आंसर आपका होगा, यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक आपको हरमन फाइनर जी हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है। तुलनात्मक राजनीति का जनक अभी हमने आपको बताया था, प्लेटो जी हैं, या फिर डेविड जी हैं, या आमंड जी हैं, या फिर अरस्तु जी हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का जितना भी तुलनात्मक राजनीति के जनक या फिर उनका अध्ययन माना जाता है तो वो अरस्तु जी को ही माना जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाज के बिना मनुष्य पशु हैं या देवता है। ये किसका कथन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समाज के बिना जो मनुष्य हैं वो पशु हैं या देवता। अगर समाज में नहीं है तो वो मनुष्य पशु हैं या फिर देवता, ये किसका कथन है, ये आपको हम वहाँ पे बताएंगे। तो फिर आपका सही आंसर होगा हेगल जी होंगे, या फिर अरस्तु जी हैं, या प्लेटो जी हैं, या हाब्स जी हैं। सही आंसर आपका अरस्तु जी हैं, यानी कि अरस्तु जी ने आपको ये बताया था कि राजनीति के बिना, यानी कि सामाजिक के बिना वो मनुष्य पशु हैं या देवता। तो ये कौन बताया था, ये अरस्तु जी ने बताया था। अब अरस्तु जी के अनुसार कौन सरकार सबसे अच्छी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अरस्तु जी ने बताया था कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी है, तो ये आपको यहाँ पे है लोकतंत्र है, या फिर आपका पॉलिटी है,
या फिर कुलीन तंत्र आएगा या फिर राजतंत्र। तो आपका सही आंसर आता है राज व्यवस्था या पॉलिटी। अगर इनके अनुसार जो बताया था, अरस्तू जी के अनुसार जो बताया गया था, वो है आपका पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति केंद्रित होता है, ये किसके द्वारा, ये किस मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति है ये किसके द्वारा बताया गया था, या विषय के द्वारा है, या धर्म के द्वारा बताया गया है, या देश के द्वारा। तो ये आपको जो तुलनात्मक राजनीति का जो केंद्रित है, ये तीनों आपको यहाँ पे मिलते हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका आएगा, यानी कि विषय से भी आता है, धर्म से भी आता है और देश से। जो केंद्रित बनाया गया था, अगर विषय है फिर धर्म है और धर्म है तो देश है, तो इसी को तीनों में यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुलनात्मक राजनीति, यहाँ पे है कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों व विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण है। यह कथन है किसका है, एडवर्ड ए फ्रीमैन का, या फिर आर ब्रायवंती का, जे से जोहरी का, या जीन ब्रोंडेल। यानी जो तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों व विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण है, ये कथन आपको एडवर्ड ए फ्रीमैन जी के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा था, ये एडवर्ड ए फ्रोमैन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देते हुए किसने कहा कि तुलनात्मक सरकार वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों की का तुलनात्मक अध्ययन है। जो यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन है वर्तमान विश्व में, यानी कि जो सरकार, जो तुलनात्मक सरकार होती है वो वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन है। ये बताया था दोस्तों आपको जीन ब्रोंडेल ने, ना तो आपको एडवर्ड ए फ्रोमैन जो थे, अभी हमने आपको एडवर्ड ए फ्रोमैन आपको तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण के बारे में बताया था, इनकी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संस्थाओं का, और आर ब्रायवंती जी भी नहीं है, जैसे जोहरी जी भी नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा जीन ब्रोंडेल। जीन ब्रोंडेल जी ने कहा कि तुलनात्मक सरकार जो है वो वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन, जीन ब्रोंडेल जी ने ये कथन लिखा था, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आमंड एवं पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि जो आमंड और पावेल जी के द्वारा जो तुलनात्मक राजनीति है इनमें कितने मौलिक कर्तव्य बताए थे दोस्तों, 3 भी थे, 5 भी थे, 7 भी हैं और 9। तो आपका सही आंसर आता है 3, यानी कि जो आमंड और पावेल जी के अनुसार बताया गया था वो आपको सही मौलिक कर्तव्य थे 3, ना आपके 5 आते हैं, ना आपके 7 थे, और ना ही आपके 9। तो सही आपका 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राबंधिकीय गिड़ का अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। ए नंबर ब्लैक एंड वाइट जी ने, या फिर आपका ब्लैक एंड मुतन जी ने, सी नंबर ब्लैक और सिमित जी, या उपयुक्त सभी। तो जो प्राबंधिकीय ग्रिड है इसको आपको ब्लैक एंड मुतन जी ने किया था। तो ये किसके द्वारा था, अवधारणा जो थी ब्लैक एंड मुतन जी के द्वारा प्राबंधिकीय ग्रिड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख क्रियाएं स्वीकार की गई है, उनमें क्या शामिल था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो इसमें राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रमुख क्रियाएं थी, यानी कि जो प्रमुख क्रियाएं स्वीकार की गई थी उसमें से मुख्य क्या शामिल था। तो दोस्तों ए नंबर था वर्णन, बी नंबर था समालोचना, सी नंबर था आपका पुनर्निर्माण, और डी नंबर था सभी। तो आपका सही आंसर होगा ये सभी आपको, यानी कि वर्णन भी आपको इसमें मिलता है, समालोचना भी मिलता है, और सी नंबर आपका आता है पुनर्निर्माण। तो ये तीनों आपको वहाँ पे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु जी ने किस पद्धति को अपना कर, यानी 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ए नंबर अज्ञात्मक पद्धति था, बी नंबर निगनात्मक पद्धति, सी नंबर आधुनिक पद्धति, और डी नंबर आपका आता है परंपरागत पद्धति। तो ये आपका सही आंसर आता है अज्ञात्मक पद्धति। अरस्तु जी ने जो 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था वो किसके द्वारा किया था, ये आपका कौन सी पद्धति थी, ये आपका अज्ञात्मक पद्धति था, यानी अज्ञात्मक पद्धति के द्वारा 158 संविधानों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था अरस्तु जी ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हमने आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक सरकार और राजनीति 1968 में पुस्तक की रचना है, यानी कि किस पुस्तक की रचना किया था इन्होंने,
जो तुलनात्मक सरकार और राजनीति में 1968 में पुस्तक का रचना की थी, वो कोर्स किस बारे हुआ था? मैं आपका मैक्ट्रिस है, या फिर माइकल कार्टिस है, या कार्ल डब्ल्यू है, या इसमें से किसी नहीं। तो आपका सही आंसर आता है माइकल कार्टिस जी ने तुलनात्मक सरकार और राजनीति की, इन्होंने 1968 में इस पुस्तक का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के किस रूप में द्विसदनवाद एक अनिवार्य विषय है? तो इसमें सही आपका आंसर आता है दोस्तों, अध्यक्षीय है, या फिर संसदीय है, या फिर संघीय है, या फिर अम्लीय है। तो सही आंसर आपका है संघीय, यानी संघीय जो है सरकार के संघीय रूप में द्विसदनवाद एक अनिवार्य विशेष है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर पद्धति परक होती है जो विषय केंद्रित होती है। तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर पद्धतिपरक होती है जो विषय केंद्रित होती है। कौन सा है? ए नंबर आता है विश्लेषण का कितना हिस्सा, नंबर बी विश्लेषण का कौन सा हिस्सा, सी नंबर है ए और बी, और डी नंबर है इनमें से कोई। तो सही आपका आंसर होता है कि विश्लेषण का कितना हिस्सा, यानी कि तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर पद्धतिपरक होती है, विश्लेषण का जितना विश्लेषण होता है उसका हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निर्मित में से किसे अध्ययन के लिए लिया जा सकता है? ए नंबर है राजनीतिक दलों का, बी नंबर है सेनाओं में, और सी नंबर है संसद में। तो आंसर आपका सही होगा कि ये तीनों आपके तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए निर्मित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति पर फोकस, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति पर फोकस किया वो किस विषय पे था? ए नंबर है विषय पे, बी नंबर है क्षेत्रों पे, सी नंबर देशों पे, और डी नंबर सभी पे। तो आपका सही आंसर आता है कि इन सभी पर, यानी कि आपका अगर जो तुलनात्मक राजनीति का जो फोकस किया गया था वो विषयों पर भी था, आपके क्षेत्रों पे भी है, और आपके देशों पे भी है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फिलिबस्टर, यानी कि फिलिबस्टर संबंधित हैं। ये किसके बाद फिलिबस्टर संबंधित है? कि एक वोट में देरी करने के लिए संसद में एक लंबा भाषण, बी नंबर है विपक्षी नेता का भाषण, सी नंबर है प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन, और डी नंबर आपका आता है कि किसी सदस्य को रोकने की स्पीकर की शक्ति। तो आपका जो फिलिबस्टर से संबंधित है वो है दोस्तों कि एक वोट से देरी करने के लिए संसद में एक लंबा सा भाषण देना। अगर एक वोट के लिए आप देरी करते हैं तो उसमें आपका क्या भाषण है उसको यहाँ पे आपको संसद में पेश करना होता है। डी नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में जारी किया गया था सन 1972 में, सन 1976 में, सन 1783 में, या 1786 में। तो सही आंसर आपका वो था कि 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में एक प्रस्तावना शामिल है, और कौन सा है? ए नंबर 7 लेख हैं, बी नंबर 17 लेख हैं, सी नंबर 27 लेख हैं, और डी नंबर 24 लेख हैं। तो अमेरिका संविधान में एक प्रस्तावना जो शामिल है वो 7 लेख है। कौन से हैं? 7 लेख लिखे गए थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? नंबर ए अधिकारों का विभाजन, बी नंबर शक्तियों का सामंजस्य, सी नंबर ए और बी है, डी नंबर कोई नहीं है। तो जो अमेरिकी संविधान है वो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? वो अधिकार का विभाजन। तो ये अमेरिकी संविधान जो है वो अधिकार का विभाजन से संबंधित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है न्यू सर्जी योजना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि न्यू सर्जी योजना के द्वारा समर्थित होने की सबसे अधिक संभावना है वो कौन सी है? बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए, छोटी आबादी वाले राज्य के लिए, या सी नंबर है राज्य जो अधिकतर कृषि प्रधान देश है, या दक्षिण में राज्य। तो जो न्यू सर्जी योजना है दोस्तों वो छोटी आबादी वाले राज्यों को समर्थित होने की सबसे अधिक संभावनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कौन से दो राजनीतिक विचार तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है? नंबर ए ईस्टर्न और डाहली जी, बी नंबर है डुअर्गर और सार्टोरी जी, सी नंबर है लियो स्ट्रॉस और डाइसी जी, और डी नंबर है इन सभी। तो आपका सही आंसर होगा कि डुअर्गर और सार्टोरी जी ने दो राजनीतिक दलों, नहीं कि दो राजनीतिक विचार तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत को दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो दो हैं वो डुअर्गर और सार्टोरी जी हैं, जो विचारक जी हैं, यानी कि जो राजनीतिक विचारक हैं डुअर्गर और सार्टोरी जी, वो तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया था? यानी कि जो मूल्यों के
आधिकारिक यानी कि आधिकारिक आवंटन के रूप में जो परिभाषित किया था वो हैं डेविड ईस्टन जी हैं, या फिर लास्की जी हैं, या फिर प्लेटो जी हैं, या जीन ब्लांडनी जी। तो सही आंसर आपका आता है कि डेविड ईस्टन जी जो हैं वो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया था। तो ये सही आंसर आपका होगा डेविड ईस्टन जी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। तो ये सारे प्रश्न आपके बीच में हम आपको बार बार उपस्थित करेंगे, और अगले अगले वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे दोस्तों। अगली वीडियो में हम आपको नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपके साथ, आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।